बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए यके बाद दीगरे हम देख रहे हैं कि इंतखाबी सूरत में अगर देखें तो शिकस्त का सामना है, मायूसी है, कारकुनों में, रहनुमाओं में कन्फ्यूजन जो है वो पाया जाता है। PMLN के हवाले से बड़े अरसे से बातें चल रही थी कि इनकी जमात में दो बयानिए चल रहे हैं, जिसकी वजह से किसी को समझ नहीं आ रहा कि पार्टी आइंदा के लिए क्या करना चाहती है, सियासी मुस्तकबिल इस जमात का क्या होगा। और आज़ाद कश्मीर के बाद फिर जो सियालकोट का ज़िमनी इलेक्शन हुआ सूबाई असम्बली का, उसके बाद हमने देखा कि कन्फ्यूजन जो है वो मज़ीद बढ़ा, यहाँ तक कि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब ने सदारत छोड़ने की जो है वो धमकी दे दी कि अगर मामलात इसी तरीके से चले तो वो पार्टी की सदारत छोड़ देंगे। और ये कन्फ्यूजन दो नैरेटिव्स का पार्टी में, खुद PMLN के जो रहनुमा हैं अब वो उसका एतराफ़ करते दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयान आए रिसेंटली, आगे चल के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे भी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का भी इस हवाले से एक बयान आया, उन्होंने भी एतराफ़ किया कि बिल्कुल दो बयानिए जो हैं वो पार्टी में चल रहे हैं और इन्हीं की वजह से पार्टी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एक तरफ तो ये मामलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने पार्टी रहनुमाओं को और कारकुनों को इंतखाबात की तैयारी करने का कह दिया है। उनको ये लगता है कि इंतखाबात जो हैं वो बहुत जल्द होने जा रहे हैं, अर्ली इलेक्शन वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। उसकी क्या वजह है, क्या बुनियाद है, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये फैसला किया है और उन्होंने हिदायत जारी की हैं अपने पार्टी रहनुमाओं को भी और कारकुनों को भी कि वो जल्द इंतखाबात की तैयारी करें। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे एक ऐसा मसला जो कि पूरी दुनिया का है, ये आलमी वबा है कोरोना वायरस के हवाले से, और जिसको लेकर अभी पाकिस्तान में ज़्यादा तशवीश इसलिए पाई जाती है कि जो नया इंडियन वेरिएंट है जिसको डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया गया है, इससे ज़्यादा जो है वो ख़तरा इस वक्त महसूस किया जा रहा है। और एक सूबे ने, सिंध ने आज ये फैसला किया है कि वो सिंध में 9 दिनों के लिए लॉकडाउन करने जा रहे हैं। कल से लेकर 8 अगस्त तक लॉकडाउन का फैसला किया गया है और इसमें ट्रांसपोर्ट भी बंद की गई है, जो तालीमी इदारे हैं वो भी बंद किए गए हैं, लोगों को मास्क पहनने की हिदायत की गई हैं, उस पर जुर्माने का फैसला किया गया है। ये तमाम चीज़ें जो कि होनी चाहिए लॉकडाउन में, और सिंध हुकूमत को ये तवक्को है कि 9 दिनों के बाद जो है वो हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन इस पर हम देख रहे हैं कि रिजर्वेशंस आना शुरू हो गई हैं। जो सिंध में, जो स्पेशली कराची में जो ताजिर हैं, उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इकॉनमी मुतासिर होगी। खुद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जो हैं, उनका एक ट्वीट आया सामने, उन्होंने भी ये कहा कि हम बगौर जायज़ा ले रहे हैं सिंध हुकूमत के इस फैसले का, लॉकडाउन का, और वज़ीर आज़म वाज़ेह कर चुके हैं कि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं होना चाहिए जिससे आम आदमी की मईशत मुतासिर हो। और साथ ही साथ MQM का भी कोई इजलास चल रहा है और गालिब इम्कान यही है कि उनकी तरफ से भी इस पर रिजर्वेशंस का ही इजहार किया जाएगा, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि लॉकडाउन से इकॉनमी मुतासिर होगी। पहले तो ज़रा लॉकडाउन के हवाले से ही बात करें। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, चौधरी मंजूर अहमद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। थोड़ी देर में सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA। सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के। आप तीनों को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं डॉक्टर सीमी जमाली साहब हमें ज्वाइन करी हैं, कराची से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिन्ना हॉस्पिटल की, उनसे बातचीत का आगाज़ करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए कि आज ये जो सिंध हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है लॉकडाउन का, आप कितना इसको इफेक्टिव देखती हैं इन 9 दिनों के अंदर? क्या बेहतरी मुतवक्के है और आपको लगता है कि वाकई हॉस्पिटल्स की कंडीशन भी इस नहज तक पहुंच गई थी कि जिसके बाद ये फैसला करना बिल्कुल ही नागुज़ीर था सिंध हुकूमत के लिए? साथ ही बड़ा कंसर्टेड एफर्ट होता है किसी भी गवर्नमेंट का लोगों की ख्वाहिशात के खिलाफ कोई फैसला करना। और बहुत सारे लोग, मुझे पता है और मैं खुद भी सुनती रहती हूँ कि लोग बहुत सारे समझते हैं कि शायद लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप मुझे खुद बताइए कि हुकूमत क्या करे। SOPs पर अमल दरामद करने की बात की तो लोगों ने SOPs को अमल दरामद करने की कोशिश ही नहीं की। वो समझते हैं कि शायद एक मजाक है, गवर्नमेंट जो है या डॉक्टर्स जो हैं ये अपनी मन घड़त स्टोरी बना रहे हैं और कोविड जो है ये कोई चीज़ ही नहीं है। वैक्सीनेशन की बात आई तो हमें अल्लाह का 1000 लाख दफ़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर फ्री वैक्सीन गवर्नमेंट ने अवेलेबल की है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन अवेलेबल की तो लोगों ने उस पर भी एक सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू कर दिया अगेंस्ट
वैक्सीनेशन और कहा कि जी एक चिप लग जाएगी, बल्ब जल जाएंगे आपके अंदर, आप इनफर्टाइल हो जाएंगे। भाई आप उस बात को देखिए कि वैक्सीनेशन आपको प्रोटेक्ट क्या करिए। जब पोलियो की बात होती थी तो हमेशा मैंने यही सुना कि पोलियो की वैक्सीन के 2 कतरे जो थे जो जान बचाते थे इस मूलिक मर्ज से, तो वो भी जो है और अपाहज होने से बच्चों को रोक देते थे। उसमें भी ये कह दिया कि जी इनफर्टाइल हो जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ हमेशा कंस्पिरेसी थियरी होती है। बिल्कुल। कोविड इस वक्त एक ऐसा पूरी दुनिया में मसला हो गया है कि जिसमें हम सबको ये सोचना चाहिए, एज ए नेशन हमें सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए क्या चीज बेहतर है। इस वक्त पहले पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा ये मर्ज हुआ था और बहुत ज्यादा रैम्पेंट था ये डेल्टा वेरिएंट। उसके बाद फिर ये लोग ट्रैवल करते रहे उधर से इधर, इधर से उधर, और फिर जाहिर है कि वीजा तो नहीं चाहिए किसी वायरस को आने जाने के लिए, तो वो कराची में आ गया और सिंध में आ गया। और जाहिर है कि कराची एक ओवर क्राउडेड जगह है, यहाँ पर लोग अपना रोजगार ढूंढने आते हैं और पूरे इंटीरियर के लोग भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा कराची में फैल गया। So this was inevitable. वेरिएंट की एक खास बात है कि ये बहुत ज्यादा ठीक है। अच्छा, जी बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है। तो इट इज जस्ट लाइक आप ये समझें कि किसी के घर में अगर चिकन पॉक्स हो जाए किसी को, आज न्यूयॉर्क टाइम्स में ये लिखा हुआ आया है और CNN सुबह से ये बात कर रहा है कि जी इट इज एग्जैक्टली लाइक चिकन पॉक्स, कि अगर एक घर में किसी एक को हो जाए तो सारे घर को लपेट में ले लेती है। इसी तरह ये कोविड का वेरिएंट है जो कि बहुत जल्दी से रैपिडली स्प्रेड कर रहा है। बिल्कुल सही। आपने कहा कि भाई हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए वैक्सीनेशन के हवाले से कि वैक्सीन जो है वो यहाँ पर मुहैया हुई, फराहम की गई। लेकिन बड़े अरसे से चौधरी साहब हम देख रहे हैं कि हुकूमतें, वफाक की हुकूमत भी, सूबाई हुकूमतें भी, ओवरऑल तमाम लोग कह रहे हैं वैक्सीन लगवा लें जी, वैक्सीन लगवा लें। कोई नहीं लगा रहा था, किसी को कोई डर नहीं था। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट आया कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो आपके मोबाइल से में ब्लॉक कर दी जाएंगी, तो आपने देखा कितनी लंबी जो है वो लाइनें लग गई। सो ये तो हाल है यहाँ पे। मुझे ये बताएं कि अभी वफाक की तरफ से भी और ताजरों की तरफ से भी MQM का भी इजलास चल रहा है, रिजर्वेशंस आ रही हैं लॉकडाउन के फैसले के ऊपर। बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए ये कोई पॉपुलर फैसला नहीं है, एक मुश्किल फैसला है हुकूमत सिंध के लिए भी, और मुश्किल फैसला इसलिए है कि देखना पड़ेगा इसको, बहुत सारे इसके बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी, लोगों के रोज़गार को, बाकी चीज़ों को। लेकिन सबसे पहले लोगों की ज़िंदगी है। जिस तरह से ये आ रहा है कि 40% ये डेल्टा वेरिएंट है, जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है। अब लॉकडाउन करने का भी ये है कि अगर लॉकडाउन में ये चेन तोड़ पाए तो उसका फ़ायदा होगा, अगर चेन नहीं टूटती फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब अगर लोगों को आप रोक सकें बाहर निकलने से, घरों से निकलने से, स्पेशली घरों से निकलने से, अगर आप घरों से निकलकर जिस तरह की कराची की आबादी अगर गलियों में बैठेंगे या बाकी जो कुछ है वो उसी तरह से होगा तो कोई फायदा नहीं। और डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि ये बहुत कंटेजियस है, बहुत खतरनाक है। एक शख्स को घर में तो फिर सभी को होता है, सारे घर को होता है और बहुत तेजी से ये इफेक्ट करता है। एक बात तो ये है, और इसमें मेरा ख्याल है जब पंजाब में था तो लाहौर में कुछ 26% की एक दिन रेशो आई थी, और हमने तो बिल्कुल कहा था कि जो पंजाब गवर्नमेंट फैसला करेगी हम उसके साथ खड़े होंगे, हम इस पे कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि कराची थोड़ा मुख्तलिफ शहर है। लाहौर में अगर आप जाएं तो हाई राइज बिल्डिंग अगर पहले तो बनी बहुत कम है, अगर किसी ने बनाई है तो वो भी खाली पड़ी होती है, रुझान नहीं है। वो लोग लाहौर में घरों में रहते हैं, फैसलाबाद में घरों में रहते हैं, पिंडी इस्लामाबाद देखिए कितने बड़े टावर्स हैं, चंद होंगे आप गिन सकते हैं उंगलियों पे, लेकिन घरों में रहने के लोग आती हैं। लेकिन कराची एक मुख्तलिफ शहर है। कराची की आबादी बड़े बड़े फ्लैट्स में और बड़ी बड़ी जगहों पे और बहुत ज़्यादा भीड़ वाली आबादी है, तो उसके अंदर ये इफ़ेक्ट भी ज़्यादा करता है। तो उसको बहरहाल देखते हुए जो सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया है, मेरा ख्याल है लोगों को और बाकी जमातों को भी उस पर तावन करना चाहिए, और उस तावन के नतीजे में अगर वहाँ पे रुकता है तो ठीक है, वरना फिर अगर कराची में एक सिर्फ बात, अगर कराची में ज़्यादा फैला तो कराची से फिर लोग भागेंगे अपने अपने एरियाज को, और वहां से वो लेकर बाकी सारे पाकिस्तान में भी फैल जाए। ये इसलिए भी जरूरी है इसको, इसलिए इस सेंस में भी देखा भी है कि क्योंकि अभी जिस तरीके से बहुत सारे डॉक्टर्स बता भी रहे हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स भी हमारे सामने आए कि इस दफा बहुत सारे लोगों ने नॉर्दर्न एरियाज का जो विजिट किया, वहां पे एक तो खुद लगवा के आए, लेकिन वहां के लोगों को भी लगा के आ गए, वहां के लोगों का भी वहां इतना जहां फैलाव नहीं था वहां पे भी नंबर जो है बढ़ता चला जा रहा है। लोग कराची से निकलते हैं अपने घरों को जाते हैं, तो वो और अभी भी जिस तरह इलेक्शन हुआ है
अब आई मीन आप कश्मीर उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जाहिर है वो रैलीज हैं और बड़े बड़े इज्तिमा हैं और इलेक्शन कैंपेन्स चल रही हैं, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि लोगों ने बिल्कुल कोई परवाह नहीं की। मैं सेनेटर साहब आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि सिंध हुकूमत की तरफ से, एक सूबे की तरफ से तो फैसला आ गया, लेकिन जिस तरह डॉक्टर सीमी जमाली बता रही हैं या हम दीगर डॉक्टर्स को सुनते हैं, वो सब कहते हैं कि जी इससे आपको ये ज़्यादा ख़तरनाक वायरस जो है वो अभी तक हमने नहीं देखा, जितनी भी माजी में कोरोना वायरस के हवाले से लहरें गई हैं, गुजरी हैं। आपको लगता है कि इसका फैसला दीगर सूबों को भी करना चाहिए, या वफाक की तरफ से तो ऑलरेडी पीटीआई की गवर्नमेंट की तरफ से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है? या देखें सादिया, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है ना कि ये एक ऐसी आफत है जो इंसानों की जानों पे हमलावर है और हमें सबसे पहले इन लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो मरकज़ी हुकूमत की जो पॉलिसी हो, आई एम श्योर कि वो वेल थाट आउट होगी, और सूबाई हुकूमतों ने भी अपनी सोच समझ के ऊपर, बिकॉज कराची इज़ मोस्ट अफेक्टेड। और मैं मुर्तज़ा आपको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने जो फ़ैसला किया है, हमने मरकज़ के साथ उनको कंसल्ट भी किया है और उनके ओके करके किया है। तो मेरे ख्याल में पूरी पब्लिक चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में, बल्तिस्तान में, दे शुड बी अवेयर। चूँकि हम कैजुअल हैं, हम अभी भी देखते हैं कि लोग जो हैं नॉर्दर्न एरिया में, कागान वैली के अंदर इधर उधर इज्तिमा हैं और बेताशा लोग और बादर नहीं कर रहे। तो ये जो इंडिया की हालत थी, वो अपनी तो फिगर 4 लाख की देते हैं, लेकिन बैन अल-अक़वामी सतह पे मैं CNN सुन रहा था, वो कहते हैं 40 लाख लोग उनके जो है हलाक हुए हैं। तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी नेशनल बिग ट्रेजेडी। तो पूरे लोगों को तामन करना चाहिए। बट नहीं सुन रहे वो, जैसे मैं अभी कह रही थी कि जी आप मोबाइल सिम ब्लॉक हो जाएगी, उसका तो उनको बहुत डर है, अपनी जान का डर नहीं था। इवन हियर इन कैपिटल इन इस्लामाबाद यू सी सैनिटर साहब, अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट इवन वेयर मास्क। एक बड़ी सिंपल सी चीज है जो हुकूमत कह रही है कि ये करें। करेक्ट, जी जी बिल्कुल ठीक है। और ये इसके ऊपर एक्ट अपॉन करना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग कंप्लेसेंट हैं, कैजुअल हैं, और जब ये चीज़ सर पे पड़ती है, आप देखें कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस फ़ाइज़ ईसा साहब, उनकी वाइफ है, मैं आज देख रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान, उनके रजिस्ट्रार, उनका सारा अमला, चूँकि ये कंटेजियस है। इसी तरह ये मरियम बीबी का मसला है। और ये इतना, मेरे एक दोस्त हैं ना, या बैरिस्टर वसीम, उनके भाई जो थे वो ओमान में थे, और वो ही वॉज चीफ एग्जेक्टिव हेयर अपने ये मेट्रो के, और अभी वहाँ उनकी कोई 8-10 दिन लगे हैं और उनके लंग्स खा पी गया और उनकी जो है डेथ होगी वहाँ। और उन्होंने कहा डेड बॉडी भी नहीं जा सकती, चूँकि ऐसे वो ये कंटेजियस है और वो एहतियात करते हैं ना, यहाँ से लोग वहाँ जा सकते हैं ना वहाँ से यहाँ। तो हमें बिल्कुल इस पे चौकन्ना होना बड़ा ज़रूरी है। ना वहाँ से आ सकते हैं, एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। एहतियात के अलावा कोई और इसका रास्ता है नहीं। डॉक्टर साहब जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब की तरफ जी फरमाइए। एक तो ये है कि वायरस खतरनाक हो गया है और लोग रिलैक्स हो गए, यानी जो वो था वो ज्यादा खौफनाक और खतरनाक हो गया, और लोग बिल्कुल हाथ पांव छोड़ के बैठ गए। देखते हैं एक दूसरे को, वो ब्लेम गेम जो नजर आती है। मिसाल देना चाहता हूँ, देखिए इंग्लैंड के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर जो चीफ मिनिस्टर थी, उसने कहा कि उसने इवन लंदन से आने वाले जो इंग्लैंड की सरहद थी वो बंद कर दी। उसने कहा मैं नहीं घुसने दूंगी अपने सूबे के अंदर। और दूसरा उसने कहा कि लॉकडाउन लंदन में, वहां पे सारे आपने उठाना है उठा लें, मैं तब उठाऊंगी जब मैं समझूंगी कि मेरे लोग महफूज हो गए। वहां से आने वालों के लिए हमने जिस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑब्वियसली खुले, मैंडेटरी आप करें कि वैक्सीन जो है उसके बगैर उसने भी ऐसा किया। और फिर उसने सबसे कम, अगर लंदन में अगर आप देखें, बरतानिया में, तो सबसे कम कैजुअलिटीज भी स्कॉटलैंड में हो। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइए कि क्योंकि बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं जिससे लोग जो है मजीद परेशान हो जाते हैं, स्पेशली अगर हम कराची के हॉस्पिटल्स की बात करें कि जी वहाँ पर कैपेसिटी नहीं रही है, पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। एक तो ऑब्वियसली अब ये फैसला कर लिया गया है लॉकडाउन का, लेकिन इस वक्त मैं अगर आपसे जान सकूं कि कराची में, पूरे सिंध में और स्पेशली कराची में क्या अस्पतालों की इस वक्त कंडीशन है, कितनी कैपेसिटी है? देखिए, एक बात तो डेफिनेटली है कि ये 4th वेव जो आई है कोविड की, ये बहुत ज़्यादा संगीन है बाकी वेव्स के
के मुकाबले में। फर्स्ट वेव जो थी वो बहुत क्रूशल थी, पहली दफ़ा हुआ था कोविड, लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था और बहुत डर रहे थे लोग। लेकिन फोर्थ वेव तक लोग काफ़ी कैजुअल हो गए, लेकिन इस कदर तादाद में मरीज़ आ रहे हैं इस वक्त अस्पतालों में कि काफ़ी ओवरवेल्म हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हुकूमत सिंध को बहुत कुछ लोग कहते रहते हैं, लेकिन एक बात तो ज़रूर हुई है, NCOC की मदद से, NDMA की मदद से, PDMA की मदद से गवर्नमेंट ने अपनी जितनी भी चीज़ें बरूए कार ला सकते थे, उन्होंने हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। एंड दिस क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। हम खुद यहाँ बैठे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया है। हॉस्पिटल्स में जो बेड्स की स्ट्रेंथ थी, यानी कि सबको ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं और एक बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई थी जिसमें हमें बताया गया कि वी नीड टू इंक्रीज एंड एनहांस आवर बेड कैपेसिटी। तो हम लोगों ने रातों रात बेड कैपेसिटीज़ बढ़ा दी, वार्ड्स के नंबर्स इंक्रीज कर दिए, ऑक्सीजन सप्लाईज, इक्विपमेंट, ड्रग्स एंड मेडिसिन, एवरीथिंग, ह्यूमन रिसोर्स, सब कुछ स्टेबलाइज कर दिया। तकरीबन सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोग ज़्यादातर आ रहे हैं इस दफ़ा, इसलिए कि एक तो हमारे बहुत सारे लोग जो हैं मोस्टली अंडर द पॉवर्टी लाइन रहते हैं और इतना हेल्थ केयर जो सिस्टम है हमारा फ्रेजाइल है कि प्राइवेट हेल्थ केयर तो ज़्यादातर लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो फिर गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है इस दफ़ा और बहुत कुछ करे चली जा रही है, मुस्तकिल दे आर ऑन द गो। एंड इस वक्त हॉस्पिटल्स गो के ओवरवेल्म्ड हैं, लेकिन इसीलिए ये लॉकडाउन लगाया गया है ताकि ये चेन जो है इसको ब्रेक कर दिया जाए। सो अबाउट 55-60% बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल्स की भर गई है, लेकिन अभी स्पेसेस हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल स्पेस ना हो। सो वी आर नॉट लाइक द नेबरिंग कंट्री एज इट हैपेंड ओवर देयर। एंड इंशाल्लाह अगर ये चेन टूट जाए तो फिर हम डेफिनेटली अल्लाह करे कि हालात बेहतर हों। और आपने जैसे कहा और शादी साहब ने भी कहा कि ये जो चेन है इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है और इन 9 दिनों में वी होप कि ऐसा हो सके। एक ब्रेक के लिए हम जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सियासी मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यहाँ पे ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सदाकत अली अब्बासी साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, MNA है PTI से, आपका भी बेहद शुक्रिया। बिलावल साहब के हवाले से हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ में, जहां पे उन्होंने अपने पार्टी रहनुमाओं को और कारकुनों को अगले इलेक्शन की तैयारी करने का कहा है और उनको अर्ली इलेक्शन जो है वो नज़र आ रहे हैं, उनको लगता है कि वक्त से पहले हो जाएंगे। क्या कहा, ज़रा सुनाएगा। किसी भी वक्त जनरल इलेक्शंस हो सकते हैं। मुझे नजर आ रहा है कि अगले हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। वफाक का भी मुकाबला किया, इन बदमाशों का भी मुकाबला किया। अगर हमने कराची को बचाना है, हमने PTI को भगाना है, हमने दहशत गर्दों का जमात को भगाना है। MQM का दहशत गर्दों का राज खत्म हो चुका। PTI के शक्ल में एक नया MQM सामने आया है, लेकिन जैसे उनका मुकाबला किया वैसे ही इलेक्टेड हुकूमत का मुकाबला करेंगे। पहले तो अब्बासी साहब, MQM के बाद आपको कह रहे हैं वो बदमाशों और दहशतगर्दों की जमात, और उनको अर्ली इलेक्शन नजर आ रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकली बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में बुलाया। बिलावल साहब को पता है कि PTI ने अल्लाह के फजल से पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया और अब हम जा रहे हैं सिंध को फतह करने के लिए। अच्छा, ये जो वजीर आजम साहब ने अगस्त में सिंध का दौरा करना है, उनका की स्ट्रैटेजी है लॉकडाउन के बाद। अब हमने सिंध रूरल में जाके पीपल्स पार्टी का, जिस तरह हमने नून का हमारा एक टारगेट था उनको खत्म किया। पहले हम KP से आए, पंजाब में आए, फिर हमने मरकज में हमारी हुकूमत आई, फिर हम GB में गए, अब कश्मीर में हम लोग 1 वे गवर्नमेंट बना रहे हैं। इसके बाद हमारा टारगेट है कि ये पुराने मरूसियत की एक निशानी अभी सिंध में बाकी है और सिंध में लोगों का बहुत बुरा हाल है। अच्छा, और उस बुरे हाल को ठीक करने के लिए अब हमारा टारगेट है। और बिलावल साहब अपने आप को प्रिएम्प्टिव, जितनी तकरीरें जज्बाती अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि हमें इकट्ठा होना है, मुकाबला करना है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बिकॉज अब हमारा अगला जो पड़ाव है ना, वो सिंध में, वो तब्दीली का पड़ाव सिंध। बट अब्बासी साहब मुझे बताएं ना, आप लोग भी तो देखें उधर सिंध के लिए किसको वजीर आजम का मुआवन खुसूसी बनाया? अरबाब गुलाम रहीम। आपको भी तो नए लोग नहीं मिलते। आपके सिंध के लोग कहाँ गए? वो जो शुरू में थे, पार्टी में आए, पायनियर्स में से थे, वहाँ शाहजैन बुगटी, यहाँ पे अरबाब गुलाम रहीम। देखिए, अभी तक पाकिस्तान में खासकर देहाती इलाकों में वो हल्का की पॉलिटिक्स, इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स है
और मानते हैं आप ये? नहीं, मैं मानता हूं कि इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। और सिंध में जिस तरह का इन्होंने क्रश करके रखा हुआ है अपने मुखालफों को, वहां हमें इलेक्टेबल्स चाहिए ताकि जो सिंध का एक वडेरा कल्चर है उसका मुकाबला करना है। चौधरी साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं आपकी बातें सुन के कि इलेक्टेबल्स चाहिए हमें। सिंध के शहरों में तो हमारा जो नजरियाती कारकुन था वो खड़ा हुआ, कराची में हमने लैंडस्लाइड हमने वोट लिए और हमारी अक्सरियत है। लेकिन सिंध में चूंकि पीपल्स पार्टी रही और इन्होंने वो कल्चर को प्रमोट किया, उस कल्चर को तोड़ने के लिए इलेक्टेबल्स आएंगे। पार्टी है हमारे पास नीचे, सिर्फ उसको हमने कोऑर्डिनेट करना है। और इंशाल्लाह देखिएगा कि 2/3 मेजोरिटी मरकज में तो हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी का जो किला है ना वो हम उखाड़ने के लिए चलें, वो कह रहे थे कि जी हमने इनको अगर कराची को बचाना है तो फिर आप लोगों को भगाना है, लेकिन चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि हम सिंध आ रहे हैं आपकी जमात का मलिया मेट करने। बिलावल साहब को अर्ली इलेक्शन क्यों नजर आ रहे हैं वैसे? आप बड़ा हंस रहे हैं इस बात पे। एक ही सांस में दो मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स दे गए कि हम जा रहे हैं मरोसियत की सियासत खत्म करने और उधर से अरबाब गुलाम रहीम को शामिल करने। उन्होंने देखे ये ऑनेस्टी भी होती है, उन्होंने कहा कि इलेक्टेबल्स की हमें जरूरत है। देखिए ना, मैं सदाकत अब्बासी साहब को ये कश्मीर के इलेक्शन में इनकी 5 सीटें जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। बाकी 20 तो 15 हमारे गए हुए हैं, तो 4-5 नून के हैं। अच्छा, हाँ, बैरिस्टर सुल्तान से लेकर वो पीपल्स पार्टी के में से इस 2016 में 5 बंदे वो जीते हैं जो पीपल्स पार्टी से। अगर तो ये भगाना है तो फिर हम भागने से रहे। उसकी रीजन है, देखिए प्रॉब्लम इनका क्या है, इनके पास ना तो कोई विजन है, ना कोई सोच है, ना कोई टीम है अपनी जो उस पे विजन पे सोच पे हिकमत अमली पे कोई अमल दरामद कर सके। फिर इनको बेचारों को करना क्या पड़ता है, इधर उधर से पकड़ के बंदे इकट्ठे करने पड़ते हैं और फिर वो बंदे इकट्ठे करके वो कहते हैं कि हम इनकलाब लाएंगे। भाई इन लोगों से इनकलाब नहीं आया करते, ना तब्दीलियां आया करती हैं। ये लोग तो वो हमारे एक दोस्त ने कहा था, ये जिस कश्ती पे सवार हो रहे हो ना, जिससे उतर रहे हो समझो वो डूबने जा रही है, और जिस पे सवार होने जा रहे हो समझो उसको डुबोने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं तारीख के। आप अरबाब गुलाम रहीम, आप तो ये काफिली की एक नई शक्ल है ना। तो आपको याद है ना ये सिंध में 2002 में आप हमारा तो एक और भी रिश्ता है कि हम इकट्ठे आए, अब हम पार्लियामेंट में आए, आप उसी दौर में 2002 में मीडिया में, तो उस वक्त ये चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे साहब। और जब चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त इन्होंने पीपल्स पार्टी पे बड़े जुल्म किए, और उसके बाद ये सारी की सारी काफिली उठकर पीटीआई में आ गई, और कुछ पीपल्स पार्टी के लिए पीपल्स पार्टी में मेरा है अरबाब गुलाम रहीम, कोई नई चीज नहीं है। सो हमने ये सारे देखे भाले हैं। चलो ये शुक्र है कि वो 162 अरब इन्होंने कराची का अनाउंस किया था, शायद उसमें से कोई मेहरबानी हो जाए। चलिए वो कराची पैकेज, लेकिन वैसे भी अदरवाइज भी आप देखें तो ये 2 सीटें अब्बासी साहब चले पीटीआई के, आप इनको कह सकते हैं इनकी अपनी काबीना में पीटीआई के लोग कितने हैं? हमारे पास सिर्फ सारे आपके इधर उधर से लोग गए। मुझे ये बता दें, इसमें जब एक नई पार्टी बनती है, अभी वो जो जिनको हमारी पार्टी, मैं पहली तो ये चौधरी साहब ने एक बात की थी, वो आपने मुझे मौका नहीं दिया, जो कोरोना के जिस तरह ये कराची में जो इन्होंने जो बर्बाद किया है, और अब ये उसके ऊपर लॉकडाउन करने जा रहे हैं, और बड़ी अच्छी इन्होंने मिसाल दी। उनका लंदन में ये हुआ, अमेरिका में ये हुआ, अब फलां शहर में ये, बिकॉज इनकी सियासत जो है वो लंदन अमेरिका वाली है। इनको पता नहीं कि पाकिस्तान में या कराची में लॉकडाउन का क्या मतलब है, कि शायद 40% लोग हैं जो दिहाड़ी लगा के तो खाते हैं, और वो 40% भी लाखों में जाके शायद करोड़ों में आ जाएंगे। ये इनका मिजाज ये है, ना इन्होंने कोई 15 साल में अस्पताल दिया, ना कोई हेल्थ का निजाम दिया, ना कोई इन्होंने, आज इनका यानी पूरी दुनिया जिस सिस्टम से वापस आ रही है, हमने इनको कहा स्मार्ट लॉकडाउन लगाएं, दिहाड़ीदार, इनकी सियासत भी अमीरों की, इनकी मिसालें भी अमीरों की, और इनका सारा करना धरना है अमीरों का, और गरीब बेचारा आगे मर रहा है। ताजर इनके वहां पे मतलब बुरा हाल है, कारोबारों का बुरा हाल है, शहर टूटे फूटे हुए हैं। तो इसलिए भी लोग चाहते हैं कि बाहर से आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से वो सवाल जो है वो मेरा इधर कर दिया। मैं तो पूछ रही थी आपकी वफाकी काबीना में कितने लोग दरअसल पीटीआई के हैं, कोई बता सकते हैं आप? इन्होंने तो अरबाब गुलाम रहीम हमने देखा है उनको, अभी वो जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे परवेज इलाही, उनके साहबजादे को वजीर रखा। वो शेख रशीद साहब चपरासी भी नहीं रखना था, वजीर रखा। दो बातें हैं, आपको पार्लिमानी जमहूरियत की मजबूरियों का इल्म है कि पार्लिमानी जमहूरियत में, सुने ना, अगर हमारे पास अक्सरियत नहीं है, नहीं मसलहत, अगर देखें ना हमारे पास अक्सरियत नहीं है, तो हमने इस चोरी के निजाम को हटाने के लिए हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े हैं। हमने इलेक्टेबल्स लिए हैं,
और वो आज डॉक्टरों को, अल्लाह के चोरों फजल को। से पाकिस्तान में करप्शन का रिवाज था, जो करप्शन को लोग बुरा नहीं समझते थे, चलें, क्योंकि मैं करप्ट लोगों का जरा- निजाम मुझे था, इजाजत उसको दें, उखाड़ सेनेटर के साहब। फेंका है। अच्छा। अब आगे आने वाला दौर इंशाल्लाह चलें, वो जरा ज्यादा ठीक पीटीआई है का सैनी प्रोफेसर साहब। अब देखें, ये इन्होंने जो अब्बासी साहब ने बात की, आपने सुना है कि इन्होंने कहा कि सिंध जा रहे हैं वजीर आजम साहब, हम सिंध की हुकूमत का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मलिया मेट करने जा रहे हैं, जैसे हमने PMLN का किया। अभी सियालकोट की भी मिसाल देते हैं और आज़ाद कश्मीर की मिसाल भी देते हैं। क्या वजह है कि इन्होंने तो चलें ये कह दिया कि हमने तो भगा दिया है PMLN को, लेकिन आपकी अपनी पार्टी से भी ऐसी दो आवाज़ें आ रही हैं, दो तजादात आ रहे हैं। आपके आधे लीडरान कहते हैं कि जी बिल्कुल हमें मुफाहमत करनी चाहिए, आधे लीडरान कहते हैं नहीं, मरियम साहिबा का जो है वो बयानिया सही था। अब तो खुद एतराफ़ कर रहे हैं आपके लोग कि कन्फ्यूजन है विद इन पार्टी। या देखिए सादिया, अब्बास साहब की बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी और मैं बड़ा उससे लुत्फ़अंदोज़ हुआ। इन्होंने कहा नून को तो हमने ख़त्म कर दिया है और अभी हम सिंध को फ़तह करेंगे तो मैं ये चाहता हूँ कि ये फ़तह ना करें, उनके दिल जीतें। और हम तो कहते हैं कि अगर कोई हुकूमत कामयाब हो और अपनी डिलीवरी उसकी अच्छी हो और लोगों को लोग खुशहाल हो तो वो आगे हुकूमत चले, आई थिंक तो मुल्क जो है, मुल्क खुशहाली की तरफ जाए तो हुकूमत कोई भी हो, हमें पाकिस्तान अजीज़ है। पहली बात ये। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, मुस्लिम लीग नून जो है वो अल्लाह के करम से आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और सबसे बड़े सूबे के अंदर उनका एक गढ़ है। रिकॉल करें कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनका मेन गढ़ पंजाब ही था। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की भी मेन स्ट्रेंथ पंजाब से आती थी और वो होते। आज ये जो पंजाब का है वो मुस्लिम लीग नून का है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए, नवाज शरीफ साहब इसके लीडर हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आउस्ट हो गए वजारत से भी, सदारत से भी, और उनको बैन भी है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं। तो उन्होंने प्रपोज किया शहबाज शरीफ साहब का नाम एज ए प्रेसिडेंट और पूरी पार्टी ने, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, ऑनेस्ट टू गॉड इतने लोग एक्साइट हुए और तालियां बजाईं कि उन्होंने कहा यस ही इज़ द लीडर और इसको आगे आना चाहिए। तो सो उनका वो आशीर्वाद है। आज हमारी पॉलिसी वही है जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं और शहबाज शरीफ साहब जो है, बाकी मेरा अपना एक बयान हो सकता है, दूसरे किसी का और हो सकता है। सर वो क्या पॉलिसी है आपकी जमात में? देखिए, 3 लीडर हैं। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, एक तरफ मरियम साहिबा हैं, वो मज़ाहमत की बात करती हैं और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उन्होंने मज़ाहमत की बात बड़े बरमला अंदाज में की है, खुल के की है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बार बार वो मुफाहमत की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जी अगर उनको मुल्क के लिए इदारों के साथ एक कोऑर्डिनेशन में चलने के लिए नवाज शरीफ साहब के जाके पाँव भी पकड़ना पड़े तो वो पकड़ेंगे। सो ये हमारे सामने है। तो अब तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, कोई तजाद नहीं है। तजाद तो बड़ा खुल के सामने आ गया है और स्पेशली आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में शिकस्त के बाद। देखिए, एक बात होती है तजाद, एक है डिफरेंट ओपिनियन, हर किसी की ओपिनियन। और जमहूरियत के अंदर यही खूबसूरती होती है ना कि आप अपना अपना व्यू, बट एट द एंड ऑफ द डे फिर जब ये पार्टी का सदर और उसकी जो वो टॉप लेवल के लोग हैं वो जो फैसला करते हैं वो ठीक होते हैं। हमारी जो पॉलिसी है ना, हम कंफ्यूज करते हैं कि हमारी मफाहमत की पॉलिसी है या हमारी मज़ाहमत की पॉलिसी है। हमारी पॉलिसी पाकिस्तानियत की है। बट देखें, हम ये जमातों के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब 2-3 लीडर्स हों एक पार्टी के और लीडरान की सतह पे ही अगर आप कहें कि एक कहे कि मेरी राय दुरुस्त है, दूसरा कहे मेरी राय दुरुस्त है, तो फिर तो वो नीचे पूरी पार्टी के अंदर उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है ना। देखें ना, ये सोच का अंदाज है ना कि 3 लीडर हों। लीडर एक है, नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ हैं जिनको वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी है। बाकी ये है कि वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, बाकी वर्कर्स हैं, उनका अपनी कंट्रीब्यूशन है, उनके अपने व्यूज भी होंगे और एट द एंड ऑफ द डे बात वही चलेगी जो शहबाज शरीफ साहब का व्यू पॉइंट होगा, उसको आगे लेंगे। वो आइदर डिलीवर करेंगे, उसको चलाएंगे या वो छोड़ के चले जाएंगे। बट टुडे अल्लाह के करम से पार्टी की जो पॉलिसी है ब्रॉड गाइडलाइन में, शहबाज शरीफ साहब आपने कहा कि वो चलाएंगे या तो डिलीवर करेंगे या फिर छोड़ के चले जाएंगे। मैं यही बात कर रही हूँ कि उनकी अभी रिसेंट जो है वो जो खबरें आ रही हैं वो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो शिकस्त हुई है और जो बयानिया
इख्तियार किया गया है, उस पर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और पार्टी सदारत छोड़ने की बात भी की है, पार्टी सदारत छोड़ने की धमकी दी है। मैं ज़रा ये जो कन्फ्यूजन की बात करते हैं विद इन पार्टी, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने अभी इसका एतराफ़ भी किया एक टॉक शो में। मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि जी ये एतराफ़ करूँगा मैं कि कन्फ्यूजन की वजह से सही एक नैरेटिव जो है वो सामने नहीं आ सका। चौधरी साहब, इसका फ़ायदा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो बिलावल साहब अर्ली इलेक्शन देख रहे हैं, तैयारी का भी आपने कह दिया। अच्छा देखिए, दो बुनियादी चीज़ें हैं। जो बयानिए हैं वो तो मुख्तलिफ होते हैं, हो सकते हैं, उसका फिर नुकसान भी होता है, बयानिए बदलते भी रहते हैं। लेकिन अगर किसी की सोच, फिक्र और नज़रिया है तो वो नहीं बदलता, वो एक रहता है। असल प्रॉब्लम इस वक्त ये शुरू हो गया है कि सोच, फिक्र और नज़रिया ख़त्म हो गया, सिर्फ बयानिए रह गए हैं। आज आपका एक बयानिया है, सुबह और है, कल और है, परसों, जैसे अभी अब्बास साहब फरमा रहे थे कि ये बयानिया इनका है, तो बयानिए जो हैं वो रोज़ बदलते रहते हैं। दूसरी बात ये है कि देखें, हमारा ये ख्याल है कि ये सोच रहे हैं कि शायद कोई, हम जो नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे तो उस पर उस तरह से नून लीग नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि हमारी कुछ जो अपोजिशन की पार्टियां में इनको हटाना नहीं चाहती। अगर नहीं चाहती तो फिर इलेक्शन है, तो उसके लिए ये अपनी कोशिश करेंगे। जैसे बयानिया है कि हमने मुआशी इशारिये ठीक कर दिए। भाई, आपके गुर्बत मुल्क में बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, भूख बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, और इशारिये ठीक हो गए। पता नहीं कौन से इशारिये है ये, किसको इशारिये या किसको मुइशत कहते हैं। आप जरा अपने कैमरामैन से पूछें, उसकी जेब कट गई है। इन्होंने जो महंगाई की है, वो पेट्रोल अगर 70 रुपए या 80 रुपए ले रहा था, तो अगर आज 116 ओगरा ने पेट्रोल कीमत बढ़ाने की कोई समरी दी है। अगर वो कर रहा है, अगर आटा 35 से 70 हो गया, अगर चीनी 50 से 100 हो गई है, या 55 से 110 हो गई है, घी 160 से हो गया, अगर 250 से 300 तक मुख्तलिफ उसकी कीमतें हैं, तो ये बिजली का बिल बहुत बढ़ गया है। तो ये आम आदमी की चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों को इससे इशारिया से तो आप, ये सारी चीज़ें तभी ख़त्म होंगी बिलावल साहब के नज़दीक जब आप अर्ली इलेक्शन करवा देंगे? नहीं, नेचुरली इनके पास अगर कोई वे आउट होता, कोई भी चीज होती, तो लोगों को कोई तो रिलीफ मिलता। कैसे होगा अर्ली इलेक्शन? मेरा सवाल वही है ना, किस बुनियाद पे कैसे होगा? मैंने तो एक वजह आपको बताई, खुद ही वजीर आजम साहब कहेंगे। एक वजह आपको बताई। दूसरी वजह यह है कि अगर हम जो बिलावल साहब ने कहा है कि हम अगर ये आए, सिंध वेलकम करते हैं। हम सिंध से तो पहले हम आपको बुला रहे थे, आप नहीं आए। आपने तो कराची से 16 सीटें जीती है, कराची को दिया क्या है? कुछ नहीं। लेकिन हम निकलने लगे हैं पंजाब में, हम निकलने लगे हैं केपी में, हम निकलने लगे हैं बाकी सूबों में, क्योंकि कश्मीर के इलेक्शन ने एक वाजे चीजें सामने रख दी हैं। और ये अभी कश्मीर के इलेक्शन का प्राइम मिनिस्टर का फैसला तो करें, वहां से खेल शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद आप जो है वो बिल्कुल ये बनाए ना, किसको बनाते हैं, दोनों में से किसको बनाते हैं? तनवीर इलियास को बनाते हैं जिसका पैसा लगा है, या बैरिस्टर सुल्तान महमूद को बनाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। वहां से खेल शुरू हो जाएगा, वहां से खेल शुरू हो जाएगा। बासी साहब, आप जवाब देना चाह रहे हैं? मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके फिर आपके पास ज्यादा टाइम होगा। 2-3 बातें चलें, फरमाइए। एक तो जनरल साहब ने कहा जी कि हम पंजाब में डोमिनेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक पार्टी है जो हर जगह पे मौजूद है, उसका नाम पीटीआई है। किसी दौर में भुट्टो साहब की पार्टी हर जगह पे होती थी, आज उनके गवर्नेंस की वजह से, करप्शन की वजह से वो सिंध रूरल तक रह गई है। मुस्लिम लीग नून को हमने स्क्वीज कर दी है, और वो हर अगले इलेक्शन में उनकी भी जो पॉलिटिकल वो एम्पायर थी, उसकी ईंटें गिरना शुरू हो गई। चले, मैं इस पे अब हम जो सिंध को फतह करने की बात कर रहे हैं, हम सिंध हमारा है, हम ऑलरेडी बड़ी पार्टी, दूसरी बड़ी पार्टी है। अब हम वहां पे एक हमारे हिसाब से करप्शन का निजाम है, उसको शिकस्त देने जा रहे हैं। ये हमारा टारगेट इसलिए, इतने कॉन्फिडेंस लिए कि हमें अपनी पब्लिक की पल्स पता है। रही बात के वो भी निकल रहे, इन्होंने बेरोजगारी की बात की, वो भी इशारिया है। एक ब्रेक लेने दें, महंगाई भी एक इशारिया है। आप मुझे अगर मौका दें ताकि मैं ब्रेक से वापस आके बिल्कुल मौका दूंगी। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इकॉनमी की बात अभी चौधरी साहब ने की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली जो रोज़मर्रा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम को जिनका सामना करना पड़ रहा है। इस पर एक सर्वे भी हुआ इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की तरफ से, ज़रा वो आपको पहले बता देते हैं
कि उसमें पहले तो सवाल किया गया इस हुकूमत के हवाले से कि कितने फीसद लोग ये समझते हैं कि ये हुकूमत सही समत में जा रही है या गलत समत। तो 57% लोगों ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। 38% लोगों ने कहा कि सही समत है। इसके अलावा ऑब्वियसली उन मसाइल का भी जिक्र हुआ इस सर्वे के अंदर जिनका जिक्र चौधरी साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले किया था। 46% अवाम जो है पंजाब की, उन्होंने पाकिस्तान पीटीआई की परफॉर्मेंस को बुरा करार दिया। पीटीआई 32% लोगों की सपोर्ट ले सकी पंजाब में, और बाकी लोगों ने इसका जवाब ही नहीं दिया। उनके लिए ना अच्छी थी और ना बुरी परफॉर्मेंस। आप देख भी रहे हैं पहला मसला महंगाई, बिल्कुल वो दिखा भी देते हैं, ज़रा दोबारा दिखा भी दें। सबसे पहला मसला जो है वो महंगाई है, उसके बाद बेरोज़गारी है, और उसके बाद गुर्बत है और करप्शन है, एंड सो ऑन। वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एजुकेशन, बैड इकोनॉमी, ये सारे मसाइल हैं। इसके अलावा जो भी तमाम बुरी चीज़ें इस हुकूमत के हवाले से बताई गई सर्वे में लोगों ने कही, उसके बावजूद 52% लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत अपनी मियाद जो है वो पूरी करे, 5 साल जो इनका टेन्योर है वो पूरा करे। 43% जो है वो कहते हैं कि फौरी तौर पे दोबारा इलेक्शन करवा दिए जाएं। PMLN के हवाले से स्पेसिफिकली एक सवाल इस सर्वे में किया गया कि दो जो नैरेटिव्स हमें नज़र आ रहे हैं उसमें से क्या नैरेटिव सही है। तो उस पर जो मुज़ाहमत एक का नैरेटिव है, जो कि मरियम साहिबा का नैरेटिव है, उस पर 16% लोगों ने कहा कि वो सही है, और 62% लोगों ने कहा 61% लोगों ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का जो मुफाहमत का नैरेटिव है वो उस पार्टी के लिए दुरुस्त है। फिर दूसरा, चौधरी साहब ने कहा कि जी हम आएंगे, अवामी मुहिम निकालेंगे मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में। PDM हुआ करती थी, PDM से बकौल बाकी जमातों के उन्होंने पीपल्स पार्टी को निकाल दिया। और PDM के हवाले से 64% मेजॉरिटी जो है, 64% लोगों ने कहा कि PDM को इस हुकूमत की मुखालफत या इस हुकूमत को कन्फ्रंट पार्लियामेंट के अंदर करना चाहिए, ना कि सड़कों पर रैलीज और प्रोटेस्ट के थ्रू नहीं, बल्कि पार्लियामान के अंदर करना चाहिए। वो वाली पॉलिसी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी थी। अब्बासी साहब, पहले तो ये इकोनॉमी का और जो चैलेंज वो अवाम ने भी सर्वे के अंदर बताए हैं, जो मुश्किलात अपनी, वही चीज़ें चौधरी साहब ने कही कि ये तो सामना करना पड़ा है। आप कहीं भी सड़क पे निकल के लोगों से पूछ लें, आपको यही मसले सुनने को मिलेंगे। देखिए सादिया, अवामी तासुर जिसको पब्लिक परसेप्शन आप कह रही हैं, वो ज़ाहिर है बनता भी रहता है, ख़राब भी होता रहता है, ठीक भी होता है। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ठीक होती है। अब बहुत सारे लोगों को इकॉनमी का डिटेल का नहीं पता होता जो हम उनको सिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग समझते भी हैं कि मसले का हल क्या है। मसले का हल क्या? मुस्लिम लीग नून जाती है, मुल्क जो बाहर चीज़ें बेचता है वो 18 अरब की या 19 अरब की बेचता है, और जो खसारा है वो 20 अरब डॉलर का है। तो आप समझ लेना, आपकी आमदनी 18 अरब की है और खर्चा 20 अरब का डॉलर आप मुल्क में प्रिंट नहीं करते तो आप तो डूबेंगे, और हम डूबे। रही बात महंगाई, बिल्कुल है, और उस महंगाई का आज हमारा महंगाई 13% है। ये चौधरी साहब के ज़रा फैक्ट्स निकाल लें, ये जो एशारियों की बात करें, इनके पहले दौर में 25% महंगाई थी। अच्छा। क्योंकि पीछे जब गवर्नमेंट जाती है महंगाई जरूर है, लेकिन लोगों को जिस तरह महंगाई यकीन है, उस तरह लोगों को ये यकीन है कि इमरान खान इस मुल्क के मसले का, ये तो मैंने कहा ना कि पीपल्स पार्टी पूरी करे, 5 साल टेन्योर जो है भी यही बता रहे हैं कि 52% लोग इमरान खान को वो ठीक समझते हैं। अभी जो कश्मीर में सर, लेकिन साथ ही साथ नहीं, टेन्योर पूरा करे, लेकिन साथ ही 57% लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान इज हेडिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। नहीं चले, मैं कहता हूँ पब्लिक परसेप्शन ये होता भी है, और लोगों को इकोनॉमी की समझ भी नहीं। आपने कश्मीर में सर्वे हमारा 46% था, हमारे वोट ज्यादा बेहतर निकले। तो कहने की बात है, एक बात है, सारी बातों का तोड़, क्या इमरान खान के लेवल का इस वक्त पाकिस्तान में कोई लीडर है? 2 खानदानों के मरूशियत के बच्चे हैं, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरे मुल्क में लेवल का लीडर है इस वक्त मुल्क में, जो खानदानों में बटी हुई हैं, और वो भी एक कहता है मरियम साहब कहती है मैंने गरिबान पकड़ना है, और शहबाज साहब कहते हैं मैंने पाँव पकड़ना है। गरिबान पकड़ने से पाँव पकड़ने तक इतना फर्क है कि वर्कर को समझ नहीं है। जी जनरल साहब, क्विकली सर पकड़ उनकी बात सुनने फिर मैं चौधरी साहब की तरफ। जी जनरल साहब, देखिए मेरे इसलिए टाइम को छोड़ेंगे तब। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें मतलब स्मॉल टॉक नहीं करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमें संजीदगी के साथ मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं उनका सोचना चाहिए। ये अब्बास साहब मेरे बहुत मेहरबान दोस्त भी हैं, मैं उस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश न करें। आप कह रहे हैं
कि नूनता जो है वो ख़त्म है। आप ये देखें कि इनकी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर छोड़ के, चूँकि वो ट्रेडिशनली जो हुकूमत बहुत उनकी होती है, सिर्फ एक सूबे में सही हुकूमत है और वो KP में। मरकज़ में ये मरून मिन्नत हैं MQM के, और अभी तरीन ग्रुप निकल आया। पंजाब के अंदर PMLQ का अगर उन्होंने इनके दुम पे पाँव रख के तो अभी वो वजारत ले ली है, अगर वो हट जाए तो इनकी तो कहीं भी नहीं, दे आर नाइदर हियर नॉर देयर। तो इसलिए आई थिंक कारकर्दगी बेहतर करें तो आगे बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, सही है, परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो फिर मैं आपको एक बात बताऊं, ये करप्शन की बात करते हैं ना, 500 अरब रुपए का स्कैंडल है दवाइयों का, 250 का है चीनी का, आटे का है, पेट्रोल का 300 का है, हॉट मनी का है, ये सैकड़ों। और अभी इनको क्लीन चिट मिली है कल मालूम जब में। खुर्शीद शाह साहब को 700 दिन हो गए और उनकी बेल नहीं हो पा रही। इनके अलीम खान गए थे 120 दिन के लिए, उसमें से 115 दिन वो हाउस में रहे या कमेटियों की मीटिंग में रहे। अब सवाल ये है कि ये जो जितना इन्होंने जो कुछ किया हुआ था वो सारा इनके उलट होकर सामने खड़ा है, हर चीज सामने खड़ी है। और करप्शन इनके सामने इतने बड़े और आम लेवल से लेकर बड़े स्कैंडल्स तक वो सामने है। और अवामी इश्यूज में जैसे बात इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इस्तीफे देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, इनकी सारी बातें हमने रोल बैक करके हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने ज़िमनी इलेक्शन में बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।